नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आ गए आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके। आज आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा तो 27 जनवरी को आपको जो पेपर हुआ है पुलिस का, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। जानकारी क्या एक्चुअली में आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको क्वेश्चन बताना स्टार्ट करूंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। मेरे पास सभी क्वेश्चन नहीं आए, बट जितने भी क्वेश्चन आ गए हैं मैं उनकी जानकारी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन था कि 3003 से गुणा किया जाए तो 7। चलिए बेटा, ऐसा है कि इन्होंने 3003 में किसी संख्या का गुणा किया, ओके। और उसके बाद कहा गया है कि अगर उसके 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित किया जाए, मतलब इसके हम एलसीएम को विभाजित करेंगे किया जाए, ठीक है। और विभाजित करने के बाद और फिर स्वयं से भाग दिया जाए, और इस जो भी आंसर आएगा उसमें आपको स्वयं से भाग देना है, मतलब जो भी आपको स्वयं से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपके सामने है, तो बड़ा सिंपल सी चीज है। पहली चीज तो ये 3003 को तो ये लिख दिया आपने, एक नंबर लिया है जिसका डिवाइड करना, जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्वेश्चन मार्क हो गया एंड देन डिवाइड किया। याद रखिएगा 7, 11 और 13 एक अभाज्य संख्याएं हैं ये, और अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम का मल्टीपल होता है। तो 7, 11 और 13, और इस नंबर में इसमें आप उसी नंबर का डिवाइड कर दो जो आपको नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क को डिवाइड कर दो। क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। 11 से इसको मल्टीपल डिवाइड करोगे तो 11 दूसरा जाएगा, फिर उसके बाद 7 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर आप यहाँ पे 7 से कट करेंगे तो ये 3 टाइम बच जाएगा, और फिर ये चला जाएगा आपका 9 टाइम, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, फिर आपका आंसर आ जाएगा 3। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ मैं आपको आपके अगले क्वेश्चन से लेकर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा है, एक्चुअली में ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं अभी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कहता है कि अगर x है और एक x ने क्या किया है कि 42,000 रुपए में 42,000 रुपए में स्कूटर खरीदा है। इसने 42,000 रुपए में इसने स्कूटर खरीदा है, और उसने क्या किया है 6,000 रुपए उसने मरम्मत पर लगा दिए हैं, वो 6,000 मरम्मत पर लगाए हैं, और उसके बाद उसे बेटा 54,000 रुपए में बेच दिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, लिखिएगा। तो अब आप खुद ही देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि रियल किसी वस्तु की जो रियल कॉस्ट प्राइस होती है वो प्राइस होती है जो वस्तु पर प्रॉफिट काउंट करते हैं। जैसे मैंने हमें 42,000 रुपए में मैंने स्कूटर खरीदा, और उसके बाद 6,000 रुपए में उसमें हमने खर्च कर दिए, तो वो जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी वो स्कूटर की वो हो जाएगी 48,000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद हम उसे जब सेल कर देंगे तो वो सेल कर रहे हैं हम 54,000 रुपए में। तो अब आप खुद ही देखिएगा, अगर मैं 48,000 की चीज को 54,000 पे सेल करूंगा तो हमें प्रॉफिट होना ही है, और वो प्रॉफिट कितना होगा, वो होगा 6,000, ओके। और वो 6,000 जो प्रॉफिट है ये कैलकुलेट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। ये बच्चों याद रखिएगा, आप लोग अक्सर गलती कर जाते हैं तो कभी कभार ये रख देते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। और परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा 100, 00 से 00, सिंगल 0 से सिंगल 0, 6 से कट करेंगे एक टाइम। जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है कितना, आई थिंक सर 1 0 ज्यादा लग गया इसमें, तो 0 से कट कर देंगे तो इसका आंसर आने वाला है 12.5%, यानी कि 12.5%। चलिए बेटा आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी बेटा यही चीज है, कॉस्ट प्राइस से ही लिया गया है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूँ, बट मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ पेपर आपके पास होगा, आप उससे टैली कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, कहता है कि 110 रुपए की कोई चीज है और उसे बेटा 104.5 रुपए में बेच दिया गया। तो हमसे पूछा गया है कि भैया बताइए कि कॉस्ट प्राइस है और 110 रुपए में खरीदा है और आप 104.5 रुपए बेचेंगे, तो आपको देख ही रहा है कि आपको लॉस हुआ है, और वो लॉस कितना है बेटा 5.5। और ये 5 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस काउंट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो वो लिख दिया 110 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 00 से 00, 11 से इसको कट करोगे तो आपका आएगा 5%। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो हाल ही में हम लोग सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने आपको भी आज ही एक वीडियो पढ़ा होगा मॉर्निंग में, क्रॉस मेथड। तो ये क्रॉस मेथड से रिलेट करता है क्वेश्चन आपका आया हुआ है।
कहता है बिक्री मूल्य मींस आपका कोई भी सेलिंग प्राइस है, आपने उस सेलिंग प्राइस को सिंगल सपोज फर्स्ट सेलिंग प्राइस था और आपने सेलिंग प्राइस को जस्ट 3 टाइम कर दिया, जिससे हुआ है कि आपका प्रॉफिट जो है 4 टाइम हो गया। मींस यहां पर जो भी प्रॉफिट हो रहा था यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो जस्ट 4 टाइम हो गया। ये चीज है। देखिए बेटा इन क्वेश्चंस को बोलते हैं कि कुछ ना देकर भी सब कुछ दे लेना। तो इस क्वेश्चन को किया जाएगा वो वर्ड्स देख लीजिएगा। तो करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर देखिए अगर आप इसे कॉस्ट से निकालना चाहते हैं, सॉरी क्रॉस मेथड से निकालना चाहते हैं, तो मैंने आपको डायरेक्टली कंक्लूजन दिया था कि सपोज मैंने आपको इसमें 1 में सेल किया, तो देखिएगा मैंने 1 में सेल किया फिर उसके बाद मैं 3 में सेल करने लगा। जब मैं 1 में सेल कर रहा था तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, लाभ हो रहा था। मैं उसके बाद दूसरे में सेल करने वाला था तो वो 3 में सेल किया तो भी मुझे प्रॉफिट हो। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो फर्स्ट वाले प्रॉफिट का जस्ट कितना टाइम था, 5 टाइम था, सॉरी 4 गुना नहीं था, 5 गुना था। तो ये 1 था कि कितना था 5। मैंने आपको पहले से बताया रखा है कि आपको सिर्फ क्रॉस मेथड का यूज करना है, तो डायरेक्ट आप अपनी कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा ये चलेगा 3 आ गया और ये बोला 5 आ गया, ओके। और यहाँ पे 1 और 5 दोनों चीजों को ऐसे रखा। अब हम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दें। अच्छा दोनों ही स्थिति में यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको वीडियो में समझाया ही रखा कि अगर आपको दोनों तरफ प्रॉफिट मिले इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है हमको, ओके। और दूसरी चीज आप ये भी समझ सकते हैं कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस होगी दोनों ही स्थितियों में जो भी सेलिंग प्राइस होगा उससे कम होगा। मतलब जो आपका वैल्यू दिया हुआ है वो एक फिक्स वैल्यू के जस्ट एक तरफ है, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे। देन अगर हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करते हो तो 2/4 मींस क्या कह सकते हैं 0.5 आएगा, ओके ना। अगर हमें 0.5 है तो हमसे कहा जा रहा है लाभ परसेंटेज बताया। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप 0.5 में से 0.5 में आप किसी चीज को परचेज कर रहे हो और उसे 1 रुपए में बेच रहे हो तो इसका मतलब है आपको 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये 0.5 में जो प्रॉफिट है वो 0.5 पे निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो ये से कैंसिल होगा तो आपका प्रॉफिट 200% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मैं जिस जगह पे हूँ वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा इस वजह से। एक्चुअली थोड़े से बच्चों प्लेस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पास जो वीडियो आ रहा होगा उसमें घबराहट भी होगी और थोड़ा सा बाहर से जो अटक वगैरह की साउंड्स भी आ रही होंगी। तो धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियों को सुधारा जाएगा, तो थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। एक परिस्थिति ऐसे आएगी कि आपको सभी चीजें सही मिल जाएंगी। चलिए हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कहता है 2 वर्ष। अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन बोल दिया आपको मैंने बता दिया क्रॉस मेथड से, इसको विदाउट क्रॉस मेथड भी किया जा सकता है। तो विदाउट क्रॉस मेथड से भी देख सकते हैं कैसे कर लेंगे। तो कहां गया क्वेश्चन, ये था अगर आप अपना सेलिंग प्राइस, सपोज आपका सेलिंग प्राइस 10 रुपए है और आपने अपने सेलिंग प्राइस को कितने रुपए कर दिया, आपने अपने सेलिंग प्राइस को जस्ट 3 टाइम कर दिया, 30 रुपीस कर दिया, तो मुझे एक प्रॉफिट हो गया। तो जो भी मेरा पहले प्रॉफिट था उसका जस्ट 3 टाइम, मतलब सपोज मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है, मुझे यहाँ से जो प्रॉफिट होता था सपोज 1 का होता था, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ जस्ट कितने का हुआ 4 का प्रॉफिट हुआ। 4 यानी जस्ट 5 का, 5 टाइम्स बोल रहा है। तो अब आप खुद ही कंपेयर करके बताइएगा, यहाँ से जो प्रॉफिट 1 का सपोज हो रहा है, टोटल प्रॉफिट 5 का सपोज हो रहा है, तो यहाँ जो बीच का गैप होगा क्या वो 4 से कोरिलेट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हमने कहा 4, तो हम ये कह सकते हैं और वहां से जो गैप है वो कोरिलेट करेगा 20 से, तो 4 इज इक्वल टू 20 देन 1 इज इक्वल टू, देखिए 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 देन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 5। तो मुझे पता चल गया 1 की वैल्यू 5 है, मतलब कि यहाँ पर 5 का प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ 5 का प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपए में सेल किया, 5 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब उसे 5 में खरीदा होगा। क्यों भैया, देखिए मैच करते हैं, 5 में 5 जोड़ देंगे तभी तो 10 आएगा। चलिए भैया अब हमारे पास हो गया कॉस्ट प्राइस मेरा 5 है, 5 का ही मेरा प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100, देन आंसर तब भी मेरा कितना आ जाएगा आपका 100%। तो मैं जैसे जैसे आपको चलता जाऊंगा समझाता भी जाऊंगा कि ये चीजें कहां से कैसे क्या की जाती हैं, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कोरिलेट कर रहा है बच्चा साइंस साधारण व्यास या सीआईसी है। देखते हैं क्या होता है इसमें। तो उन्होंने बोला है, कहता है कि कोई धन जो है ना वो 2 वर्ष में 1600 रुपए हो जाता है। तो 2 वर्ष में 1600 रुपए हो जाता है और 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1680 रुपए हो जाता है। और यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहे हैं, चलिए अमाउंट की बात कर रहा है। देखिए अगर इंटरेस्ट की बात कर रहा होता तो हम यहाँ पे बता सकते थे क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं फर्स्ट टाइम में इतना हो जा रहा है, सेकंड ईयर में इतना हो रहा है, थर्ड ईयर में इतना हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ होगा दैट इज 18।
और ये जो इंटरेस्ट मिला होगा वो 1600 पे मिला होगा, और परसेंटेज के लिए कितना होगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट करेंगे, सो इसे कट करके उत्तर कितना आ जाएगा 5%, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा कि जो आपका इंटरेस्ट होता है बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से एज अ परसेंटेज, इसी वजह से इसको परसेंटेज वाले पार्ट में रखा जाता है। आप क्या आते हैं नए वाले क्वेश्चन पे, एक नया क्वेश्चन भी और है, कहता है 25,000 रुपए एक वर्ष में हाफ ईयर काउंट करना है इस बार बेटा। चलिए चेक करते हैं, बताते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि एक बंदा जो है वो आपसे 25,000 रुपए सपोज दैट उधार लेता है और कहता है कि मैं एक वर्ष बाद आपको पे करूंगा, और कहता है जो रेट है वो आपका 4% वार्षिक है। वार्षिक का मतलब होता है पर एनम, लेकिन इन्होंने वर्ड यूज किया अर्धवार्षिक। ये जो वर्ड इन्होंने अर्धवार्षिक यूज किया इसके बारे में समझिए क्या होता है। एक ये बेटा इस टाइप के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे अर्धवार्षिक हो गया, कभी कभी इसी को छमाही भी बोलते हैं। एक और वर्ड भी होता है तिमाही, फिर उसके बाद चौमाही भी होता है, कहीं कहीं नौमाही भी यूज करता है, कहीं कहीं भी बेटा फॉर 33 डेज यानी 3 दिन में यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे 73 दिनों में, कहीं पे कुछ तो वो टर्म्स दिए जाते हैं। जैसे ये टर्म्स आपके सामने आ जाएं, सपोज कभी भी ये टर्म्स आपके सामने आ जाए तो ये याद रखिएगा, ये टर्म्स आपके टाइम पीरियड पे और टाइम पीरियड पर और आपके रेट पर दोनों पर फर्क डालते हैं। कैसे डालते हैं वो चेक करते हैं। बेटा हाफ ईयरली काउंट करने का मतलब है कि आपको हर 6 महीने में ब्याज काउंट करना है, ठीक है ना। तो अगर हम हर 6 महीने में ब्याज काउंट करेंगे तो हम 4% तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते 4%? क्योंकि 4% तो पूरे साल का है, तो हमें यहाँ 6 महीने का निकालना होगा, तो जिससे हम बोलेंगे 2%। जब ये 2% छमाही हो जाएगा, जब ये 2% छमाही हो जाएगा तब ये साल का 4% हो जाएगा। चलिए ये आवाजें काफी परेशान कर देना आपसे ज्यादा नहीं। चलिए ये 2% छमाही हो गया। अब बताइए बेटा 6 महीने में आप एक बार ब्याज काउंट करेंगे तो एक साल में कितनी बार ब्याज काउंट करेंगे? तो ये 2 टाइम्स यानी कि 2 बार काउंट होगा। तो अब इसमें बेटा जस्ट तुरंत 2 बार 2 स्लॉट बना के सॉल्व कर लेंगे। कैसे? इसका अगर हम 2% इक्वल निकालते हैं तो उसका 2% जाएगा आपका 500। नाउ नेक्स्ट ईयर फिर से बेटा इसका 2% निकालेंगे तो 500 होगा, और 500 का फिर से 2% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। वो आपका आंसर निकाल लेंगे तो ये आपका 100, सॉरी हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं ये 1010। चलिए बेटा जिसको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 25,000 रुपए है, 4% वार्षिक दर है, 1 साल की बात है, अर्धवार्षिक काउंट कर रहे हो। अर्धवार्षिक काउंट करोगे तो जाहिर सी बात है आपका रेट और टाइम पीरियड दोनों इफेक्टिव होगा। जो आपका रेट इफेक्टिव होगा वो कैसे इफेक्टिव होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 4 साल या आप 1 साल में 4% ले रहे हो, तो अर्धवार्षिक मतलब कि आप 6 महीने में कितना लोगे? तो 2% होगा। सिंपल है। आप भैया 6 महीने में एक बार ब्याज निकालोगे तो साल भर में कितना निकालोगे? 2 बार निकालोगे। सिंपल है, 2 बार काउंट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि जो सीआई कैलकुलेट होता है वो फर्स्ट टाइम तो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, लेकिन जब सेकंड टाइम कैलकुलेट होता है तो वो कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट पर, वो भी पिछले वाले इंटरेस्ट पर। तो वही हमने यहाँ पे पहले इसका 2% निकाला तो वो 500, और 500 उतार कर नीचे रख दिया, चाहे नीचे ना रखिए तो हम फिर से कितने फिर से 5% निकाल फिर से 2% निकालेंगे तो 500 हो जाएगा। अब 500 का फिर से 10% 2% निकालेंगे तो आएगा 10। तो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो मेरा आंसर यही पे हो जाएगा। इनफैक्ट अगर वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है तो हमें 25,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर तब उस कंडीशन में ये होगा। तो अपना देख लीजिएगा आपसे क्या पूछा गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नोट किया, मैंने ऑप्शन से इसके नोट नहीं किए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है और प्यारा भी है। तो अटपटा सा क्वेश्चन देखें क्या है ये। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है आपका साज हासिल। चलिए बेटा कुछ नंबर्स है इनका जो है एवरेज निकाल रहे थे आप, और जो एवरेज निकाल रहे थे तो आपने 68 कोई डिजिट था 68, और 68 की जगह पर आपने 88 लिख दिया, ठीक है ना। जिससे जो है आपका औसत जो है वो आपका 0.5 जो है बढ़ गया, ठीक है ना। ओके तो अगर इसको आप 1 सेकंड 3 से 4 सेकंड में करना चाहते हो तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जितना टोटल डिफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है, और वो कितना है 20, और आउट ऑफ इट 0.5 पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 0.0, और इसको कट करके इसका आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है। बट कुछ बच्चों के मन में ये चीज आ रही होगी अरे ये कैसे हो गया भाई, तो मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा इसको क्या कैसे आ जाता है ये चीज। सो
मुझे नहीं पता कि हमारा एवरेज कितना था, मैंने ये टर्म्स मान लिया कि x थे मेरे पास, ठीक है ना, और उनका जो एवरेज था वो y था। ओके, अब हुआ क्या है कि अब मैंने उसमें से मेरे पास टर्म्स तो थे, बट हुआ क्या है कि अब एवरेज चेंज हो गया है। वो एवरेज कितना चेंज हो गया है, आपका 0.5 बढ़ गया, मींस आपका ये हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है वो समझिए। ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जो यहाँ पे टोटल अभी आपका आ रहा था xy, और अब यहाँ पे जो टोटल आ रहा है xy और प्लस, और अगर मैं x का मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ तो 1/2x आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, अच्छा यहाँ से यहाँ में क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन ये हुआ है कि आपको 68 लिखना था, ठीक है, बिल्कुल इस बात को समझिएगा, आपको 68 लिखना था और आपने 88 लिख दिया, समथिंग, समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, 68 को हटाएंगे और उसमें 88 लगा देंगे। ओके, तभी जाकर बेटा हमारा एवरेज क्या होगा, ये चीज हो पाएगा, प्लस 1/2 कितना 2x। चलिए, तो ये टर्म्स को कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 1/x, और सॉरी 1/2 इनटू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो फिलहाल आपको इस तरीके से नहीं करना है, मैंने जिस तरीके से बताया, बाकी जब मैं एवरेज की सीरीज स्टार्ट करूंगा आपको तो उसमें बहुत सारी चीजें इस तरीके से भी बताऊंगा, तो समझते चलेगा। चलिए, और आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि ए, बी एंड सी ये बंदे हैं। ए जो है बी के अकॉर्डिंग जस्ट डबल पावरफुल है, और बी जो है वो सी के अकॉर्डिंग जस्ट ट्रिपल पावरफुल है, और कह देता है कि सी इस वर्क को करने में 30 डेज लेता है, यानी कि 30 दिन लेता है। तो हमसे कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है, बताए ए प्लस बी प्लस सी जो है ना इस वर्क को कितने टाइम में करेगा। तो हम आपको समझाते हैं, समझते चलिएगा बेटा। तो हम यहाँ से सिंपली कर सकते हैं कि अगर इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 3 होगी, इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 6 होगी। बोलिए, समझ में आया यहाँ तक। चलिए बेटा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप अपने हर एक क्वेश्चन में वर्क जरूर निकालते हो। देखिए, जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने के बाद आपका वर्क ही तो निकलता है, तो वर्क निकालते हो या नहीं निकालते हो। ऐसे यहाँ पे भी होता है, सिंपल, बस वर्क ये होता है कि पहले वहां पे आप वर्क निकालते हो, ठीक है ना, पहले आप वहां पे वर्क निकालते हो, देन पावर निकालते हो। पहले यहाँ पे आपको पावर दिया गया, देन वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। वर्क निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है, वर्क का मतलब वैसे भी बेटा मैं आपको बता दूं कि पावर इनटू टाइम होता है बेटा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, पावर इनटू टाइम। तो बेटा यहाँ पे जो पावर है वो हम 1 लेंगे और टाइम कितना लेंगे 30। पावर 1 इसलिए लेंगे क्योंकि टाइम भी हमें 30 लेना, मतलब सी की पावर है तो सी का टाइम है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास 30 वर्क, तो हमने कहा ये काम हमें तीनों लोगों से करवाना है। अगर तीनों लोगों से करवाना है तो 30 वर्क, अगर तीनों लोगों से करवाना है तो तीनों की पावर कितनी है 10, देन आंसर कितना आ जाएगा 3। तो आपका ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन पर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में भी लेकर चलते हैं। चलिए हाल ही बेटा एक और क्वेश्चन आपके सामने वो आया है जो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया है। जैसे कहा गया है कि 250 किलोमीटर पर आवर, अगर आप इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलते हो तो आप 4 घंटे में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेते हो, ठीक है ना बच्चा। कहता है कि अगर इन फैक्ट अगर आप बिना 1 आवर 40 मिनट में डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाहते हो तो वो स्पीड क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं बच्चा कि आप पर्टिकुलर किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाहते हो तो आपको दो बातें तो बिल्कुल ध्यान नहीं। अगर आप तेजी से जाओगे तो आपको कम समय लगेगा, और अगर आप धीमे धीमे गए तो आपको समय ज्यादा लगेगा। इससे क्या समझ में आया कि आपका जो स्पीड है वो आपके समय के जस्ट रेसिप्रोकल होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो मैं वही बताने जा रहा हूं आपको। अगर बेटा मैं यहाँ समय डिनोट करूं तो मुझे जो पहला टाइम पीरियड दिखेगा वो 240 मिनट दिखेगा, ओके बच्चा, और जो दूसरा टाइम दिखेगा वो 100 मिनट दिखेगा, ओके। अगर बेटा मैं इनको अगर मैं समय के रेशियो में कन्वर्ट कर लूं तो 0 से 0 कट हो जाएगा, ओके। 5 से तो कट नहीं होगा तो 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ चीज समझ में आई। तो अगर मैं अपनी स्पीड निकालना चाहता हूँ, मैंने जस्ट अगर स्पीड निकालनी है तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ओके। नाउ मुझे पता है कि यहाँ जो है मेरी स्पीड 250 है, 250 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जस्ट मैंने 5 टाइम किया है, 5 गुना किया है कि नहीं, सॉरी 5 गुना किया, मैंने 50 गुना किया है। तो हम यहाँ पर भी इसको 50 गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 है और एक और 0 तो 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ओके। तो मैंने अभी आपके क्वेश्चंस केवल बस पिक किए हैं और पिक करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट तुरंत बता रहा हूँ कि इनको सॉल्व नहीं किया। तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो अपना देख लीजिएगा, बहुत जल्दी बता रहा हूँ, मुझे निकलना भी है और फिर मैं कानपुर भी पहुँचना है। चलिए, तो
आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो छोटा सा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे देखते हैं। तो कहता है हाँ, यदि एक बस किसी भी स्थान पर बिना रुके 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाए, तो देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन जो आपके सामने इस समय दिए गए हैं, इसका क्या मतलब है देख लीजिएगा। तो 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि 45 किलोमीटर पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अच्छा ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है। उसके बाद कहता है यदि वो रुक कर जाए, ठीक है भैया, अगर वो रुक कर जाए तो उसी 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर पर आवर की 36 किलोमीटर वो चल पाती है, ठीक है ना। अच्छा इन्होंने पूछा है कि भैया बताएं वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकी, मतलब उनको जो टाइम पीरियड जो समय चाहिए 1 घंटे में, वो ये देखना है कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकी। तो आप खुद ही कैलकुलेट करो, यहाँ पे 1 घंटे में कितना जा रही है 45 और यहाँ कितना जा रही है 36। तो हमें पता चल रहा है कि 1 घंटे में जो टाइम का डिफरेंस, सॉरी जो आपकी डिस्टेंस में गड़बड़ी आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, वो कितने का आ रहा है 9 का। ओके, और ये 9 का परिवर्तन अगर मैं एक्चुअल स्पीड से निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1/5 और इसी का मतलब होता है बेटा 12 मिनट। तो ये होगा आपका आंसर। ये भी बेटा क्लास में बहुत बार डिस्कस हुआ है क्वेश्चन। चलिए और आगे आते हैं। चलिए इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो बेटा है आपका 2D से, 2 डायमेंशनल फिगर से। चलिए बेटा मैं 2 डायमेंशनल फिगर से इसके बारे में सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो मैं आपको इसका बेटा दे रहा हूँ। चलिए तो आते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 डायमेंशनल फिगर से क्या है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कहता है किसी आयत की जो लेंथ और जो ब्रेथ है, चलिए भैया लेंथ और ब्रेथ में जो रेशियो है वो 5:6 है, ठीक है ना। और जो इसका आपका एरिया है वो है बेटा 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और हमें बताना है कि लंबाई में और इसके क्षेत्रफल में क्या रेशियो, ठीक है ना। बस आपको मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरीके से जल्दी से लेंथ पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए आगे आते हैं इसमें। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं आपको बता दूं कि जो रेशियो होता है वो उनकी अपनी कोई इकाई नहीं होती, इसीलिए हम लोग अपनी इकाई ले लेते हैं यूनिट करके, ठीक है ना, यूनिट करके। तो मैं अगर यहाँ से एरिया निकालूंगा तो 5 6 30 यूनिट स्क्वायर, बोलिए ऐसा ही। और यहाँ से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैं 0 से 0 कट के दे रहा हूँ, 1 से इसको कट किया तो 2 टाइम किया, 2 टाइम किया देन 5 टाइम किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 आ गया। आप लोग कुछ लोग कह रहे हो 15 कैसे आ गया, तो ये यूनिट स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आ गया। मुझे 1 की वैल्यू पता चल गई, मतलब अगर मुझे लंबाई लेनी है भाई साहब तो 5 यूनिट निकालना पड़ेगा। तो 5 यूनिट का मतलब ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर ये, और आपका 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर ये। तो मैं आपको बता दूं कि अनुपात निकालते समय वैसे तो यहाँ पे अनुपात पॉसिबल नहीं है, बट अब उन्होंने अनुपात पूछा है तो हमें इसकी यूनिट्स को इग्नोर करना होगा। तो यूनिट्स को इग्नोर करेंगे तो 75 से जब हम इसको 15 से इसको कट करते हैं तो ये 5 टाइम जाएगा, और 15 से इसको कट करते हैं तो 15 4 जा 15 5 जा देन 0 जा 5 1 जा भी हो जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो ये 92 हो जाएगा। तो हमारा आपका आंसर हो जाएगा कितना 1:9। चलिए बेटा हम और आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा। चलिए तो मिटाया जाए क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि कहता है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 13 यानी 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या लेना चाह रहे हैं, 13 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या लेना चाह रहे हैं, तो और वो भी 3 डिजिट की 3 अंक की अगर लेना चाह रहे हो भी 3 अंक की, तो हम आपको बता दें वो 13 के टेबल में आ जाती है 3 टाइम्स पर जाने पर, तो वो कितनी बन जाती है, कोई बताएगा मैं नहीं, और कोई तो है ही नहीं, बताएगा कैसे, तो 104। ठीक है, क्या आपको पढ़ना ना आता हो तो मैं बता दूं कि 13 से अगर पढ़ा पढ़ते चले जाएंगे तो एक जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा हमको यहाँ पे। तो और इसी में क्या बोला है हमने कि अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ तो अब आप बताइए जरा 16 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा तो 96 आएगा। तो बेटा हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8, दैट इज योर आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके
इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो यह आंसर क्या आने वाला है। चलिए सबसे पहली चीज कि यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं, आपको वर्गमूल निकालना है, पहली चीज तो ये आपको वर्गमूल निकालना है और दूसरी चीज ये कि दोबारा वर्गमूल निकालना है। चलिए हमने कहा 6 5 6 1, कुछ लोग इसका वर्गमूल बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को बड़ा टफ लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो देखिएगा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे सीरीज बताता हूँ, उस सीरीज के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने आपसे बोला कि कोई भी नंबर है हमारे पास और उस नंबर में ये चेन याद रखिएगा, कम ज्यादा, फिर उसके बाद यहाँ कम की बात आएगी तो फिर 25 को याद रखिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा 10।